हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं के साइंस का चैप्टर 1 है हमारे पास, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमारे जनरल लाइफ में, आम जिंदगी में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने के लिए मिलती है उसको समझना है। ऐसे देखो, बच्चों को जो है ना केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है, लेकिन हमको फिर बता रहे हैं इस चैप्टर में वही सारी बातें करनी है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है, आम ज़िंदगी में जो घटनाएं घटित होती है, और थोड़ा सा हम जाएंगे उससे बाहर की चीज़ों के बारे में भी देखेंगे जो हमारी ज़िंदगी से थोड़ा हट के होता है। सबसे पहली बात जो हमको देखना है वो है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण देखने से पहले अगर डिफिनीशन की बात करोगे तो डिफिनीशन को समझने से पहले हमको क्या करना है। देखो, इससे पहले के क्लास में हमने क्या पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, दो बातों के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है देख लेते हैं जरा। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमने क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ा है हमने रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। एक पढ़ा है हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने भौतिक परिवर्तन। ये दो बातों के बारे में पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन। अब ये होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ का गुण होता है ना वो बिल्कुल ही बदल जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो है पदार्थ का गुण नहीं बदलता है। कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं जरा देखो। दूसरी बात है, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि ये टेम्पोररी चेंज नहीं होता, ये परमानेंट चेंज होता है, और भौतिक परिवर्तन जो है वो टेम्पोररी चेंज होता है। कहने का मतलब है, दूध से अगर मान लो दही बन गया, दूध से दही बन गया, तब यहाँ से ये नहीं है कि दही से दूध जो है फिर से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर पानी से बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया, तो पानी से बर्फ बनने के बाद बर्फ से पानी फिर बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन जो है ना हमारे आसपास में दिखाई देता है। भौतिक परिवर्तन की बात करें, रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, दिखाई देता है। कौन कौन से परिवर्तन जो हम आसपास में देखते हैं। पहला, जंग लगना। ये क्या होता है, हम लोग वाकिफ है इससे। जंग लगना क्या होता है, लोहे को जब खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, लोहा खराब होने लगता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जंग लगना। तो जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप बोलोगे सर जंग को तो हम हटा सकते हैं, लेकिन जंग को हटाने के बाद अगर ऊपरी वहां लोहा से ऊपरी परत हट जाता है, यानी कि वो लोहा का जो परत है ना, उतना परत वो खराब कर चुका है, जंग नहीं हटता है, जंग अपने साथ लोहे को भी ले जाता है। दूसरी बात जो हमको जानना है वो है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, ये भी हमारे आसपास में पाए जाने वाला क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरी बात है ज्वलन। जब भी कहीं पर ज्वाला होती है यानी आग होता है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। एक और हम देखते हैं, है ना, अभी दिवाली के समय में ले लो, या फिर कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, तो उसके समय हम घरों को पेंट करते हैं, इसमें चूने का प्रयोग करते हैं। गाँव में ज्यादातर किया जाता है चूने का प्रयोग। तो चूने को जब पानी में डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो चूना जो है पानी के साथ मिल जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है। देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, दूध से अगर दही बनाना तो दूध का गुण कुछ अलग होगा और दही का गुण कुछ अलग है। मतलब जो पहले पदार्थ था उसके गुण में अंतर आ गया, पूरी तरीके से गुण में आ गया। जंग अगर लग रहा है तो लोहा और जंग का गुण, दोनों का गुण अलग अलग है। अगर हम किसी वस्तु में आग लगा रहे हैं तो फिर वस्तु की जो गुण है उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे कागज में मान लो आग लगाएं तो कागज का कलर व्हाइट होता है, लेकिन जलने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कागज जो है, ठीक है, कागज के जलने के बाद क्या निकलता है, एक प्रकार का गैस निकलता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, चूना जल बन जाता है। तो हम देख रहे हैं क्या, एक नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे,
कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या खुद अकेला भी क्या करता है, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमको देख लेना है कुछ चीजों के बारे में, जो जानकारी है वो देख लेना है। जल्दी जल्दी मिट जाओ। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, आया कहाँ से? हमारे आसपास में जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम इससे पहले 9वीं कक्षा में हम क्या पढ़े हैं कि तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण, इस सब के बारे में पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना, कुल मिलाकर कितना तत्व है? 114 के आसपास, कहीं कहीं 114 रहता है, कहीं कहीं 118 रहता है, तो 114 के आसपास तत्व है। और 114 तत्वों का साइंटिस्ट ने क्या किया? संकेत दे दिया। क्या कर दिया? इसको संकेत के रूप में लिख दिया। अब रासायनिक समीकरण है क्या? जिन दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है, या कहने का मतलब है जिनमें बदलाव हो रहा है ना, उसके संकेत, उनको संकेत के रूप में जब प्रदर्शित कर देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। चलो जी, यहां से आगे हमको देख लेना है, कुछ बात देख लेते हैं आगे देखना है हमको। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बोलेंगे अभिकारक, क्लोरीन को बोलेंगे अभिकारक, और HCl को बोलेंगे प्रतिफल। अब ये यहाँ से दो क्यों आ रहा है, इसको हम आगे जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे तो वहां से समझ पाएंगे। जैसे मान लो इसके सिंपल फॉर्म में देखो, तो मान ए और बी यदि कोई पदार्थ संयोग करके सी और डी का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब है ए बी को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, ए बी को अभिकारक बोलेंगे, और सी डी को क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, इसी तरीके से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि C+O2 ये बना देगा CO2। यहाँ से ये C और O2 क्या है? अभिकारक है, और CO2 क्या है? उत्पाद है। इसी तरह की हम और भी समीकरण ले सकते हैं। H2+O2 ये हो जाएगा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया जल। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया अभिकारक, और जल जो है ये हो गया उत्पाद। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है अभिकारक और उत्पाद के बारे में। कहेंगे किसको किसको अभिकारक बोलेंगे, किसको उत्पाद को बोलेंगे? और जरा देख लेते हैं अभिकारक क्या होता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अभी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जिन दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया शुरू होता है ना, उसको अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के पास आया, तब जाकर के CO2 का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के पास आया, तब जाके जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर अभिक्रिया किसके किसके बीच में हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये अभिकारक कहलाएगा। बन क्या रहा है? H2O, ये उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ से अभिकारक और उत्पाद के संबंध में हमको समझ में आ जाता है। आगे देखो क्या देखना है, आगे देखना है हमको। अभिकारक तो समझ में आ गया ना, क्या होता है अभिकारक। आगे देखना है हमको प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना उसको प्रतिफल बोलेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक उदाहरण ऊपर वाला ही लेते हैं। यहाँ से C+O2 ये बना था CO2, और H2+O2 ये बना था H2O। अब देखो यहाँ से हमने क्या कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण अपने अभिकारक से भिन्न होता है। तो यहाँ पर बात कर लेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और जल क्या है? एक द्रव है। तो इस दोनों के गुण से जल का गुण मैच नहीं कर रहा है। इसी तरीके से
कार्बन क्या है इस ठोस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है और CO2 भी क्या बन रहा है, गैसियस फॉर्म में होता है। या ये बोले कि कार्बन जो है जलने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, कार्बन जलता है, लेकिन इन दोनों के संयोग से जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो अब देखो इस दोनों का प्रॉपर्टी यहाँ से मैच नहीं कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये हमने समझा प्रतिफल, यानी कि जो अभिकारक होगा, अभिकारक का जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, वो प्रतिफल से बिल्कुल ही अलग होगा। या बोल सकते हैं अभिकारक और प्रतिफल का गुण इक्वल यानी समान नहीं होगा। फिर से जो अभिक्रिया में आपस में संयोग करते हैं अभिकारक कहलाता है, और जो संयोग के बाद यानी अभिकारक के संयोग के बाद जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो यहां से आगे हमको देख लेना है। आगे आ जाओ, आगे देखना है हमको रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखने जाए किस प्रकार से होता है। आ जाओ, पिछले पेज पे हमने उदाहरण लिया था, 2-3 उदाहरण था हमारे पास। एक था H2 + O2, ये था H2O, ये बना था। एक था H2 + Cl2, ये बना था HCl। अब यहां से हम देखेंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होगा, ये यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ये बना कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पहले टूटेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और फिर से नया बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तब जाके नया उत्पाद का निर्माण होगा। इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा उस समय में फिर जाकर के नए यहाँ से नए बॉन्ड का निर्माण होगा HCl में। तो कहने का मतलब क्या है, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में बदल जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन जो है ये बदलने पहले क्या करेगा, टूटेगा, टूटकर ये परमाणु बनेगा। यानी यहाँ पर ये देखो परमाणु किसको बोलते हैं, परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप माना जाता है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और परमाणु से मिल करके अणु का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक सेम या असमान परमाणु, यानी कि समान, ये देखो समान या असमान परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। और यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये अणु अलग हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन का अणु अलग होगा और फिर से व्यवस्थित होकर के यहाँ से जल का अणु बनाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का यहाँ पर अलग होगा अणु, क्लोरीन का अणु अलग होगा और फिर से व्यवस्थित होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर ले जरा। आओ जी, देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तब गैस की उत्पत्ति होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुछ तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है तो समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस उदाहरण को तो हम साइड में ही रखते हैं। अगर मान लो C+O2 और CO2, ये एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो कहीं पर भी दिख जाता है। आप आग लगा लो अपने पास में, अब लगाना मत यहाँ पर, लेकिन देखो कागज को जलाते हैं तो कागज को जलाएंगे तो क्या होगा, वहां से काला काला धुआं निकलेगा। अब वो जो काला काला धुआं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से गैस की उत्पत्ति हो रही है ना, तो कहने का मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जिंक Zn और HCl अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। एक उदाहरण और ले ले यहाँ पर,
अगर हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी जल पर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों गैस की उत्पत्ति हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यानी कि अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी घटना घट रहा है, वहां पर गैस की उत्पत्ति हो रहा है, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। अब देखो एक उदाहरण और जो हमारे जनरल लाइफ से जुड़ी हुई है वो बता रहे हैं। अगर हम कोई भी खाने पीने वाला पदार्थ या कुछ भी पदार्थ ऐसा है जो खराब होने वाला है, उसको अगर कहीं लंबे समय तक छोड़ दे तो उसमें से गंध आने लगती है और उसमें तरह तरह की गैस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखते हैं, आगे देख लो अवक्षेप का बनना। अब देखो अवक्षेप क्या होता है, अगर कोई दो पदार्थ मिल करके और कोई तीसरा पदार्थ बना रहा है, तो अवक्षेप होता है ना कि एक ऐसा पदार्थ बन गया जो अब नहीं घुलेगा, जो विलयन है उस विलयन में वो नहीं घुलने वाला है। जैसे कि उदाहरण की बात कर ले यहाँ से, तो यहाँ से देखो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ ही साथ AgCl बनेगा। अब ये AgCl जो है ना, जो लिक्विड में घुलता नहीं है, यानी जो विलयन बन रहा है उसमें घुलता नहीं है बल्कि नीचे जाके बैठ जाता है। तो अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है तो वो अवक्षेप कहलाता है। ये उस विलयन में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि कोई अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया होने के बाद जो है वो क्या हुआ, जा करके नीचे बैठ गया, तो वो अवक्षेप हो गया। एक सिंपल सा उदाहरण हम बता रहे हैं, इससे समझने में आसानी होगा। ठीक है, हम घरों में क्या करते हैं, पुताई के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। अब चूना को क्या करें, अभी यहाँ पर इसको देख लेते हैं। चूना को कई बार जो है ना हम पानी में मिला देते हैं, पानी में मिलाने के बाद कुछ चूना तो घुल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं घुलता है और वो पानी के नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो इसको हम यहाँ पर पानी के नीचे जो बैठ गया पत्थर के रूप में, वो क्या हो गया, अवक्षेप हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, अब बचा क्या, जो बच गया वो अवक्षेप है। यानी ये भी तो बना एक पदार्थ, ये भी तो बना। इसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं। और तीसरा है, किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। अब ये होगा रंग में परिवर्तन। अगर कोई घटना घट रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है और रंग में बदलाव आ जाए तो हम बोल देंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब यहाँ पर देखो लोहे का कलर जो है वो अलग होता है। जब इसको तो अभी रहने दो, लोहे का कलर तो अलग होता है, लेकिन जब उस पर जंग लगता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर कागज का रंग क्या होता है, कागज का रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। कागज में क्या होता है, कार्बन होता है। इसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, जलाते हैं तो ये CO2 बनता है और बदले में हमारे पास अवक्षेप भी बच जाता है। एक एसेज बच जाएगा, राख बच जाएगा, जिसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, यानी काला होगा। तो ये ब्लैक कलर, अब कागज क्या था, व्हाइट था, अब हो गया क्या, ब्लैक। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब ये इस उदाहरण की बात कर ले, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैगनी रंग का होता है, लेकिन उसमें नींबू का रस डाल देने तो उसका रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रंग बैगनी रंग का होता है और नींबू का रस डालने से क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका रंग गायब होना शुरू हो जाएगा। आगे देख लो, ताप में परिवर्तन। अब कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो कई बार हमको इस बात से पता लग जा रहा है कि आसपास का जो ताप है वो क्या होता है, बढ़ जाता है या कम जाता है। कैसे समझेंगे ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम देखो उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे, जैसे अगर चूना का सूत्र होता है कैल्शियम CaO, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ से इसको जल में मिलाएंगे
तो ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बहुत सारा उष्मा निकलेगा। ऐसे भी अगर हम चूना को मिलाते हैं तो वहां पर अगर बर्तन को छू के देखेंगे तो वो चूना जो है, चूना पानी जो है वो गर्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे भी उदाहरण की बात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या ले, चलो जी, C+O2 इसको करेंगे तो ये CO2 होगा और प्लस में यहाँ से उष्मा भी निकलता है। अगर कागज को जलाओगे तो वहां तो गर्मी तो उत्पन्न होगा ना। तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता है कि उष्मा निकलेगा ही या उष्मा आएगा, यहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि अभिक्रिया के बाद जो है उष्मा क्या होता है, देना भी पड़ता है या उष्मा की कमी भी हो जाता है। तो ये था हमारे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित है ना, एक छोटा सा लेक्चर था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आगे इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो और क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, है ना। तो अगला पार्ट बहुत जल्द ही मिल जाएगा। अगर ज्यादा कमेंट आया, लाइक आया, ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेते हो। देखो इस वीडियो की वजह से यदि सब्सक्राइबर बढ़ गया ना, हम भी तो समझे कि ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, सामने जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो बनाएंगे वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो। अगला पार्ट आ जाएगा जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।